नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। हम लोग जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। जे 6 से 8 तक के सीटेट की तैयारी कर रहे एसएसटी से संबंधित लोगों के लिए है, जो आए हुए प्रीवियस ईयर को ध्यान से देखेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो ये इसमें गलत हो जाएगा। गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर बल दिया करते थे, ये ही गलत है। बाकी बात करते हैं उसकी। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीय के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया था, सही है। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा में भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया था। पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्यपुस्तकों का अधिक बल दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यही वाला ऑप्शन नंबर डी गलत है। 4 अंग्रेजी पढ़ने लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर, ये हमारा 4 नंबर गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 में चौथा हो जाएगा, महात्मा गांधी मातृभाषा में से शिक्षा ग्रहण करने के पक्ष में थे, ना कि अंग्रेजी के। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं 1857 के विद्रोह। क्या 1857 के विद्रोह का जिक्र किया जा रहा है? विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए और उसमें तो देखिए और जो है यूरोपीय सिपाहियों का संख्या कम की जाए। तो ऐसा नहीं है, ए सही है, बी गलत है। उसमें कहा गया कि भारतीयों की संख्या घटाई जाए, यहाँ बताया भारतीयों की संख्या बढ़ाई है, तो हाँ भारतीयों की संख्या घटाना था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित कौन हुआ करते थे? ये सी राजगोपालाचारी हुआ करते थे, वयोवृद्ध नेता, जो त्रिचुरापल्ली से थे। कहाँ से थे? त्रिचुरापल्ली से थे। और कब हुआ था सत्याग्रह आंदोलन? नमक सत्याग्रह 1930 में। ये तिरुचिरापल्ली कहाँ से थे? दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली से। तिरुचिरापल्ली, ठीक, तिरुचिरापल्ली से थे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नमक सत्याग्रह से पूछ सकता है, सिराज गोपालाचारी से मिला के कहीं ना कहीं। ज्योतिबा राव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, अगर पूछे गुलामगिरी किसकी पुस्तक है तो ज्योतिबा राव फूले की पुस्तक है गुलामगिरी, को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया है? किससे समर्पित किया है? वो किए हैं उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अंग्रेजी गृह युद्ध किया था। ये सही है। क्लियर। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए 2 कथन विचार करना। उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं? ऐसा नहीं, उच्च न्यायालय जो होते हैं उच्चतम के अंतर्गत आते हैं। किसके? उच्च न्यायालय जो होते हैं ये उच्चतम एससी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ये हाई कोर्ट जो है ये एससी के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत काम करता है, ठीक है, ना कि राज्य सरकार के। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसलिए जो है हमारा कथन ए और बी दोनों गलत हैं। निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई है, जिसे पुर्तगाली भारत में यूरोप से ले आए थे? तो कैलिको एक सूती कपड़ा हुआ करता था जो बहुत ही फेमस हुआ करता था उस समय। क्या? कैलिको, जो मध्यकाल में अंग्रेजों के आगमन तक भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाला मद था। ब्रिटिश शासन की नीतियों ने भारतीय वस्त्र उद्योग को तबाह करके रख दिया था। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान कर सके। जो उसकी समस्या है टीचर की, ऐसे आप बताइए क्या हो सकता है। प्रत्येक अध्याय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहचान कर इन पर नोट्स लिखाएं। क्रियाकलाप छोड़ दें क्योंकि उसका परीक्षण नहीं होता है। सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दें। ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रतियों को सिखा सकें। ये आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 सही हो जाएगा। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहते हैं? इसे प्रवेधन कहते हैं। एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरह से दिए हुए प्रवेधन। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है किसका? संभाव्य संसाधन का। लद्दाख में पाए जाने वाला जो यूरेनियम है किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? संभाव्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्म जल के झरने से प्राप्त तापीय ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं भूतापीय ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? भूतापीय
ऊर्जा बनती है। जो गर्म जल के झरने का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक ताप ऊर्जा के कारण होता है। गर्म जल के झरने से ताप ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। संसार के प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता चयन कीजिए। रोपण कृषि की पूछ रहा है, सही विशेषता क्या है। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक, इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा रहा है। तो हमें बेंगलुरु को रहा है। बेंगलुरु को ही क्या कहते हैं, सिलिकॉन सिटी, इंडिया की क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। क्या सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक, यहाँ आईटी उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके विकास का कारण यहाँ भूमध्य और शीर्ष स्तर की प्रतिभा की उपलब्धता तथा इसके लिए एक व्यापक प्रबंधन है। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। जो राज्य की विधायिका है उस अंग किससे अभिप्राय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, कानून लागू करने के उत्तरदायी नौकरशाह से, नौकर नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व देश का प्रत्येक नागरिक से। यहाँ पे जो होगा नागरिकों द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होंगे उनसे पे इनका संबंध होगा। राज्य की विधायिका में राज्य के नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं, परंतु कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधायिका जहाँ पे होती है वहाँ पे कुछ जो चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य भी राज्य की विधायिका में शामिल होते हैं। इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, स्टेटमेंट बना सकता है यहाँ से। फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। फौजदारी, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया। हाँ जी, ये तो सही है बात, सबसे पहले वहीं होता है। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। नहीं, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ होगा दिए गए विकल्प में प्रथम विकल्प सबसे ज़्यादा सही है। होता तो सारी चीज़ें लेकिन सबसे ज़्यादा सही पहले वाला है। सामान्यतः FIR दर्ज कराने के बाद मामला अदालत में दर्ज कराया जाता है, परंतु कुछ मामलों में न्यायालय अपने संज्ञान में आने पर FIR दर्ज कराने को कहता है, जब संज्ञान आएगा तब। तो इसका हो इस हिसाब से ध्यान से देख लीजिएगा। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अपराध की जांच करने में चारों देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देता है। सही है, नहीं देता है, यही सही है, डायरेक्ट दिख जाता है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी के होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, केवल कथन एक सही है। ठीक है, कथन कौन सा सही है, एक सही है। अपराध की जांच करने की ड्यूटी पुलिस जांच के दौरान मारपीट या अन्य प्रताड़ना नहीं दे सकती, साथ ही वो किसी गोली नहीं मार सकती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्याय में पाने जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है। यदि यह समझा जाता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। ए और बी दोनों सही हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको पढ़ के ध्यान से जाइएगा, रट्टा वाला काम नहीं है यहाँ पे। अगला देखते हैं, पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है GS से संबंधित, लेकिन देखिए कैसे बना है क्वेश्चन। तो इसे कहते हैं सीटेट, पहिएदार कुर्सी व्हील चेयर का उपयोग करने वाले इंजन की कक्षा। ठीक, रंजन है, एक इंजन नहीं है, रंजन है। कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थी की भीड़ से लेकर ले जाता है। तब अब इसमें से यहाँ से कोरिलेट करेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही विचार विवेक से करने चाहिए आपको, सोच समझ के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पे उल्लंघन जो हो रहा है अनुच्छेद 15 का हो रहा है। अनुच्छेद 15 का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। क्यों हो रहा है, संविधान के अनुच्छेद 15 किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है, साथ ही उसके उपदंड में किसी को युक्त रूप से सहायता की जा सकती है। विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है। किसका नहीं कर रहा है, ऐसा कौन सा प्रावधान है।
तो रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच ये नहीं कर रहा है। रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे उपयुक्त होगा? रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना। व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए इस पर विचार आवेश। एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाने में अनुभव कर सकें। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, मूल्यपरक निर्णय देना, प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा हो जाएगा क्या? कारणात्मक संबंध और क्या निष्कर्ष स्थापित करना। 63 का चौथा हो जाएगा। ऐतिहासिक वर्णन हमेशा तार्किक तथा निष्पक्ष होना चाहिए। जो हमारा ऐतिहासिक वर्णन होना चाहिए, यहाँ ऐतिहासिक वर्णन शब्द दिया है, जो कैसा होना चाहिए? हमेशा कैसा होना चाहिए? तार्किक होना चाहिए। तार्किक तथा निष्पक्ष ऐतिहासिक वर्णन। ठीक। कार्य कारण संबंध द्वारा ही किसी ऐतिहासिक घटना का तार्किक वर्णन किया जा सकता है, तब वैध निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। ठीक। पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश का सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत 2 सेकंड पृष्ठ 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? यहाँ पे अपना शैक्षिक विचार पूछ रहा है। विभिन्न समाजों के ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना, विद्यार्थी को विश्व इतिहास से परिचित करना, विद्यार्थी को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक, जो रोचक तथ्य दिया है इसके प्रति जागरूक करना है। विद्यार्थियों को क्या करना है? रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। क्योंकि पाठ के अंत में एक जगह पर तांग राजवंश की सूचना दी गई है, ना कि सभी जगहों पर, अतः ऐतिहासिक विकास की तुलना करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसका विचार रोचक तथ्यों को जागरूक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रक्रिया चुनिए। इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा। सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। विद्यार्थियों को दंडित करूंगा। पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको करना है सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा, ये करना है आपको। ठीक। इसमें होगा क्या जब आप ऐसा करेंगे? इसमें यह होगा, विद्यार्थियों में पूर्वाग्रह अपने सामाजिक कारणों से हो सकता है। कोई विद्यार्थी जो है अगर वह पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो वो उसका कारण हो सकता है उसके अपने सामाजिक कारणों से हो सकता है। अगर सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा करके उन्हें सामाजिक आयामों के विविध रूपों से परिचित कराकर पूर्वाग्रह जो पूर्वाग्रह है उसको समाप्त किया जा सकता है। ऐसा काम किया जाए। अगला देखते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए और बी और सी में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। सबसे उपयुक्त उपाय कौन है? कह रहे हैं व्यक्ति अध्ययन, परिभाषाएं, दृश्य सामग्रियां, तो दोनों हैं। 66 में दोनों हो जाएंगे। सामाजिक जीवन पढ़ाने के लिए व्यक्ति का अध्ययन होना चाहिए, उसकी परिभाषा होनी चाहिए, दृश्य सामग्रियां आदि सहायक होनी चाहिए। ठीक। अगला देखते हैं हम लोग 67 से। पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। जो पाठांत प्रश्न है उनका सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है? सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थी को सक्षम बनाना। ये अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना, विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना। ऐसा कुछ नहीं है, ये होगा सीखे हुए को समझने में तो अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थी को सक्षम बनाना। पाठांत प्रश्न का सबसे उपयुक्त उपयोग पढ़े गए विषय को विद्यार्थी द्वारा अपनी भाषा में व्यक्त करना है, ना कि किताबी भाषा में उत्तर देना है। ठीक। सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? सतत और समग्र मूल्यांकन क्या होता है? सतत तथा समग्र मूल्यांकन में विद्यार्थियों को उत्तर देने तथा उसे अपनी भाषा में व्यक्त करने में प्रोत्साहन दिया जाता है। क्या किया जाता है? उसे प्रोत्साहित किया जाता है
विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित शब्द कहाँ है, 2 में है, तो यही सही हो जाएगा। अंक देना तथा रैंक निर्धारित करना सतत मूल्यांकन का तरीका नहीं है कोई, कि अंक दे दीजिए रैंक निर्धारित, कोई मूल्यांकन का तरीका नहीं। इतिहास आपके लिए सहायक होगा वर्तमान का कैसा विकास हुआ है या समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तो किस में है ऐसा? 69 में। ए में है, बी में है और सी में है, मतलब तीनों में है। इतिहास में केवल प्राचीन घटनाओं का तथ्यात्मक अध्ययन उचित नहीं है, वरन इसे प्राचीन काल से वर्तमान तक के विकास को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना चाहिए। साथ ही वर्तमान तथा अतीत के प्रति तुलनात्मक अध्ययन सहायक होगा। एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोत पर आधारित एक कार्य योजना, जिसे बोलते हैं प्रोजेक्ट, करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? मौखिक इतिहास, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, उपन्यास, आत्मकथाएं। तो कौन सा ऐसा नहीं है? उपन्यास नहीं है। ठीक, मौखिक इतिहास हो सकता है आपका, समाचार पत्र हो सकते हैं, आत्मकथा हो सकती है, भाषण हो सकता है, फोटोग्राफ हो आदि इतिहास लेखन के प्राथमिक स्रोत हो सकते हैं, लेकिन उपन्यास नहीं। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो मनोविज्ञान को सामाजिक विज्ञान में नहीं किया गया है। एक और क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले 2 व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें, उसमें जाति वर्ग लिंग भेद ना करें, उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें, उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें। तो इसमें आपका हो जाएगा उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें। ठीक है, 2 विभिन्न संदर्भों में रहने वाले व्यक्तियों में तुलना करने के बजाय उनका मूल्यपरक क्या करें? प्रस्तुति। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का वर्णन सही वर्णन करता है? यह कम वैज्ञानिक है और धारणाओं पर आधारित है, या विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है, या वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है, यह ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद करना जरूरी है। यहाँ पे हो जाएगा यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान का वर्णन है, वहाँ पे विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता के आधार पर कार्य किया जाता है, जिससे विद्यार्थी में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कह रहा है उपभोक्तावाद, दक्षता, प्रतिस्पर्धा, परस्पर आदर। तो क्या है? तो उसमें हो जाएगा परस्पर आदर हो जाएगा। परस्पर आदर सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने में सर्वाधिक कुशल दृष्टिकोण है। 75 में देखते हैं, एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय उपयुक्त होती? काउंसलों के साथ भेंट वार्ताएं, सरकारी बैंक वेबसाइटों को ढूंढना, आपस में विमर्श करना, किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना। तो यहाँ पे हो जाएगा काउंसलरों के साथ भेंट वार्ता हो जाएगी उनकी। क्या हो जाएगी? काउंसलरों के साथ भेंट वार्ता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जलाशयों का वितरण, वायुदाब का वितरण, समुद्री लहरों का वितरण, तापमान का वितरण। बताइए किसको ऐसा किया जा सकता है? तो बहुत ही अच्छे तरीके से, तो इसमें जलाशयों का वितरण जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जलाशयों का प्रदर्शन पाई चार्ट में किया जा सकता है। तापमान, वायुदाब, समुद्री लहरें, दंड आरेख, बाकी इतने सब दंड आरेख द्वारा होंगे। ठीक, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? आप एटलस लेंगे, ग्लोब लेंगे, मानचित्र लेंगे, चार्ट लेंगे। सबसे बढ़िया ग्लोब होगा। क्या होगा? ग्लोब। पृथ्वी का परिक्रमण बढ़ाने के लिए ग्लोब सबसे उपयोगी सहायक सामग्री है, जबकि चार्ट पृथ्वी का परिभ्रमण बढ़ाने के लिए उपयुक्त सहायक सामग्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, 2 विषयों ए और बी पर विचार कीजिए। लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चर्चा कीजिए। श्रम की महत्ता, गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व, केवल ए प्रासंगिक है, ए और बी दोनों प्रासंगिक हैं, ए केवल बी प्रासंगिक है और बी दोनों प्रासंगिक हैं। तो जो है ए और बी दोनों प्रासंगिक हैं। क्या है? ए और बी दोनों प्रासंगिक हैं। लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए श्रम की महत्ता तथा गृह व्यवस्था की
उत्तरदायित्व प्रासंगिक विषय होते हैं। 79 विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी है, तो वो स्रोत विधि होती है। जो इतिहासकार होते हैं ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर ही इतिहास का निर्माण करते हैं। स्रोत विधि विद्यार्थियों को इतिहासकारों की तरह सोचने में सर्वाधिक सहायता करती है। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी, तो किसी भी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना ही सबसे उपयोगी विधि होगी। पिछला क्वेश्चन रिपीट है। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित में से 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। 3500 ईसा पूर्व 3500 ईसा पूर्व लिखा गया था। इसकी रचना प्राकृत में की गई है। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ए सही है, बी और सी गलत हैं। ए गलत है, बी और सी सही है, बी सही है, ए और सी गलत है, सी सही है, ए और बी गलत हैं। तो हाँ यही है, सी सही है, ए और बी क्या है यहाँ पे हमारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऋग्वेद में कितने टोटल हैं 1017 तथा या 1028 करीब प्रार्थनाएं हैं तथा उनकी रचना कब हुई थी, वैदिक संस्कृत में की गई थी, ना कि प्राकृतिक में की गई, संस्कृत भाषा में की गई है। इसका काल 1500-1000 ईस्वी है, इसलिए वहाँ पे सारे तथ्य गड़बड़ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। मनाकी पर्वत हवाई द्वीप जिसे बोलते हैं, मनाकी पर्वत को हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है, तो ये किसमें स्थित है मनाकी, एवरेस्ट में किसमें है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेख प्राप्त करते हैं वैदिक कर्मकांड, जैन धर्म की शिक्षाएं, शिक्षकों के मध्य बातचीत, बौद्धों के नियम। तो ये बौद्धों के नियम है विनय पिटक, सुत्त पिटक जो हम लोग पढ़े हैं। विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। पिटक 3 प्रकार के होते हैं, एक होगा सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म। क्या होगा, एक सुत्त होगा, एक विनय होगा, आप विनय यहाँ पे देख ही रहे हैं, तीसरा अभिधम्म होगा। क्या हो जाएगा, अभिधम्म पिटक। ठीक, तीनों पिटक के बारे में बताया गया। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख है। पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से की कौन करता है, तो तहसीलदार करता है, तहसीलदार देखभाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये पत्थर और औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ये सभी भूमिगत और दृश्य के ओझल रूप में पाए गए थे। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, तो यही सही है। इनका जो उपयोग होता था दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है। अनुदैर्घ्य तरंग, पृष्ठीय तरंगे, पोताश्रय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। कह रहा है भूकंपीय तरंग नहीं है, तो ये पोताश्रय तरंग जो है हमारी ये नहीं है। 86 का 3 अनुप्रस्थ, पृष्ठीय तथा अनुदैर्घ्य तरंगे भूकंपीय तरंगे, जबकि पोताश्रय भूकंपीय तरंग नहीं है। 87 देखें, एडुसैट क्या है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं नेक्स्ट क्लास में। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुत संख्या में भूताप के कारण प्रभावित होते हैं। जलमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। तो कौन सा है, तो ये है स्थलमंडल है। मानव स्थलमंडल पर रहता है, साथ ही अन्य जीव पृथ्वी के भूतापन को प्रभावित करते हैं। भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से कौन से शैलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। बहिर्भेदी जिसे बोलते हैं, बहिर्भेदी आग्नेय शैल से बना है या बेसाल्ट चट्टान का उदाहरण है। दक्कन का पठार विश्व में सर्वाधिक पुराने स्थलखंडों में से एक है, दक्कन का पठार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है यहाँ से। निम्नलिखित स्थलों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है, तो पठारी भाग में क्या पाई जाती है, खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई। जहाँ पे पठार होंगे वहाँ पे खनिज निक्षेप ज़्यादा पाए जाएंगे। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको आपके सामने लाया गया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, इससे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं दूसरे वाले वीडियो में आप लोगों को। आप लोग बस यहीं करिए, बार बार क्वेश्चन देखिए, उसके उत्तर जानिए, क्वेश्चन की प्रकृति जानने की कोशिश करिए, कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है, कैसे आंसर उसका निकाला जा रहा है। रटोगे तो फंस जाओगे। अब NCERT लगभग पूरा पढ़ नहीं पाओगे इस हिसाब से, तो आप प्रीवियस ईयर करिए, बार बार करिए, उनका व्याख्या देखिए। बस इतना आपके लिए काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मित्रों।